नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज है कॉन्सेप्ट लर्निंग में। और आज हमारा टॉपिक है विश्व ज्योग्राफी की यूनिट शुरू करें हम क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल का संगठन कैसे होता है, वायुमंडल की परिभाषा है, वायुमंडल कौन कौन गैसें होती हैं, और इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, पूरा एक यूनिट हम लगभग ये 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी। इसमें कंप्लीट अध्ययन करेंगे हम वायुमंडल का। तो वायुमंडल में हम कुछ परिभाषा के बारे में जानते हैं, फिर मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है और जलवायु क्या होती है। देखिए मौसम, वायुमंडल का क्षणिक परिवर्तन। क्षणिक परिवर्तन का मतलब हुआ एक घंटे बाद या 2 घंटे बाद जो परिवर्तन होता है हमारे वायुमंडल में, वो मौसम होता है। एक होती है ऋतु। ऋतु का मतलब है एक निश्चित टाइम पीरियड पर जो परिवर्तन होता है हमारा वायुमंडल में, वो ऋतु होती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा जो अपने टाइम पे हमेशा होती है। जुलाई के बाद सितंबर तक वर्षा होती है, अक्टूबर नवंबर के बाद मार्च तक लगभग सर्दियाँ रहती हैं, और मार्च से अक्टूबर नवंबर तक क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। तो मौसम देखिए उसका ऋतु एक निश्चित टाइम पे परिवर्तन होता है, उसे ऋतु कहते हैं। और वायुमंडल का क्षणिक परिवर्तन हमारा मौसम हो गया। एक अब भाई जलवायु। देखिए जलवायु वायुमंडल का एक लॉन्ग प्रोसेस, यानी बहुत दीर्घ परिवर्तन जो होता है। हम कहते हैं ना कि वायु यहाँ की अब जलवायु बदल गई, पहले कुछ थी जलवायु, अब कुछ पक्षी नहीं पाए जाते। तो एक 30 से 32 साल की बाद जो वायुमंडल में परिवर्तन आता है उसे हम जलवायु कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी का तापमान वर्तमान बढ़ता ही जा रहा है, तो ये जलवायु परिवर्तन है। इसके लिए बहुत से विश्व संगठनों ने बहुत सारी कार्यक्रम भी जारी करी हैं। और उसके बाद हम अब बात करते हैं वायुमंडल संगठन कैसा होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। यानी जलवायु की परिभाषा हम एक बार रिपीट करते हैं। वायुमंडल देखिए गुरुत्व के कारण पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। उसका मौसम, वायुमंडल का क्षणिक परिवर्तन मौसम होता है। वायुमंडल का निश्चित टाइम पर जो परिवर्तन होता है उसे ऋतु कहते हैं। वायुमंडल का एक लॉन्ग 30 से 32 साल के बाद जो परिवर्तन होता है वो उसे क्या कहते हैं, जलवायु। तो हम वायुमंडल की बात करते हैं। वायुमंडल कौन से संगठन होते हैं, तो देखिए वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, इसमें ठोस और तरल कण पाए जाते हैं। वायु क्या होती है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, यानी वायु का कोई रंग नहीं होता है, इसमें गंध नहीं होती है, इसलिए वायु कह सकते हैं वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। वायुमंडल में लगभग 99% भाग पर भूपृष्ठ पर लगभग 32 किमी की ऊंचाई तक सीमित है हमारा वायुमंडल। मतलब 99% जो वायुमंडल है वो हमारा कितनी ऊंचाई तक है, लगभग 32 किलोमीटर। सबसे पहले वायुमंडल की ऊंचाई हमने मापी थी, कितनी थी, 800 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में नवीन तकनीकों के आधार पर वायुमंडल की ऊंचाई है हमारी 32,000 किलोमीटर तक। वायुमंडल की ऊपरी सीमा की कोई मतलब निश्चित नहीं है, जो हमारी वायुमंडल की बात आती है। तो वायुमंडल में हमने इसके संगठन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसमें कौन कौन से मंडल होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और वायुमंडल की एक सिंपल वे में परिभाषा हम याद रखेंगे कि गुरुत्व के कारण, पृथ्वी पर गुरुत्व के कारण जो वायु का आवरण रुका हुआ है चारों ओर, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कुछ गैसें शामिल होती हैं। वायुमंडल में कुछ गैसें विद्यमान होती हैं। देखिए सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस वायुमंडल पर पाई जाती है, तो वो हमारी कौन सी होगी, नाइट्रोजन। 78 का परसेंट पूछा जाता है, 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन आती है हमारी, इसका एग्जैक्ट परसेंट हम 21% कह सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है तो 20.95% भी होती है। उसके तीसरे नंबर पर आती है हमारी आर्गन, यानी कि 0.93%। फिर आती है CO2 हमारी 0.03%, कहीं कहीं किसी किताब में 0.036% भी आपको मिलता है। उसके बाद नियोन 0.0018%, उसका हीलियम 0.005%। ओजोन हमारी जो समताप मंडल में पाई जाती है, O मतलब 0.0006%। हाइड्रोजन हमारी पाई जाती है 0.405%। एक अन्य गैस भी पाई जाती है इसमें, मीथेन, CH4, क्रिप्टॉन, जीनोन। तो अक्रिय गैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, क्वेश्चन ये आता तो हमारी आर्गन। सर्वाधिक हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन नाइट्रोजन गैस के बारे में चर्चा करते हैं। उसकी मतलब नाइट्रोजन और गैस हमारी वायुमंडल में होती है तो उससे हम वायुदाब महसूस करते हैं। जो पवनें हमारी चलती हैं वो नाइट्रोजन कारण ही चलती हैं। और पवनों की शक्ति, प्रकाश का परावर्तन जो होता है हमारे नाइट्रोजन कारण होता है। इस गैस का कोई रंग या गंध या स्वाद नहीं होता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ये गैस नाइट्रोजन होती है हमारी, ये वायुमंडल में दहन क्रिया को, यानी वस्तुओं को आग से जलने से रोकती है, यानी आग पर कंट्रोल पाती है। आग से हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं। CO2 क्या काम होता है उसका,
आग को बुझाती है, नाइट्रोजन जलने से रोकती है और ऑक्सीजन हमारी जलने में सहायता करती है। नाइट्रोजन लगभग वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस से ही वायु जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे, वो प्रोटीन प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन गैस को पौधे नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ दलहनी फसलें होती हैं, उसमें एक राइबोसोम बैक्टीरिया पाया जाता है, तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं हमारे दलहनी फसलों में जो पौधे होते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं हम। ऑक्सीजन एक हमारी जीवनदायिनी गैस है, प्राणदायिनी गैस कहते हैं इसे। ये हमारी ह्यूमन बॉडी में श्वसन क्रिया काम करती है। ये ऑक्सीजन के अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम आग नहीं जला सकते, यानी कि आग जलाने में सहायक हमारी ऑक्सीजन होती है। ये वायुमंडल के लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बहुत कम हो जाती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एक भारी गैस है और ये हमारी ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट होती है, उसमें भी शामिल है। ये पृथ्वी का तापमान बनाए रखती है। ये हमारी सौर विकिरण की कैसी है, पारदर्शी है, और हम पृथ्वी भी जो विकिरण होता है हमारा, यानी पार्थिव दीर्घ किरणों के लिए अपारदर्शी है, उसे हम ऐसे समझते हैं। ये हमारा वायुमंडल है। जो सनलाइट से दीर्घ किरणें आती हैं हमारी लघु किरणें, उनके लिए पारदर्शी होती है हमारी CO2 गैस। लेकिन जो सनलाइट से पृथ्वी की दीर्घ तरंगें जाती हैं, वो हमारी जो होती है CO2 वो परावर्त करके पृथ्वी पर वापस भेज देती है। तो इस कारण ये ग्रीन हाउस गैस का कारण भी बनती है और एक प्रकार से पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में भी सहायक है और पृथ्वी का तापमान बनाए रखती है और पृथ्वी को गर्म भी रखती है। ये भी इसकी महत्वपूर्णता है। एक सूर्य से आने वाली विकिरणों के लिए ये पारगम्य यानी पारदर्शी काम करती है, लेकिन पृथ्वी की विकिरण जो होती है उसके लिए अपारगम्य यानी कि मतलब पारदर्शी नहीं होती है उसके लिए। ये ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करती है, मतलब ग्रीन हाउस गैस है ये। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है, ये हमारा वायुमंडल हो गया, ये हमारा वायुमंडल हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई। इससे जो किरणें परावित होकर जाएंगी सनलाइट की, ये परावित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं, तो क्या होता है, ये तापमान हमारी पृथ्वी का नीचे बनाए रखता है। तो यहाँ एक गर्मी पैदा होती है, यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का तापमान वर्तमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, लगभग पिछले कई दशकों की अपेक्षा। तो ये हमारा क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बहुत ज़्यादा प्रभाव भी होते हैं। ग्लेशियर जल्दी पिघल जाते हैं, समुद्र का वो जल स्तर बढ़ जाएगा और छोटे छोटे द्वीप पे जहाँ पे मानव रहता है वो डूब जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस कैसी है, एक भारी गैस है। ये पृथ्वी का कार्बन भी कहते हैं। ये निचली परत पर पाई जाती है। पौधों के लिए ये प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। यह सूर्य से आने वाली किरणों के लिए पारदर्शी और पृथ्वी जाने वाली किरणों के लिए अपारदर्शी है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ये वायुमंडल निचली परत पर पाई जाती है। और एक 1997 में होता क्योटो प्रोटोकॉल, ये हमारी किससे रोकथाम से हुआ जरूरी, ये CO2 की रोकथाम के लिए प्रोग्राम हुआ था विश्व स्तर पर। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। अगर पूछा किससे संबंधित है, CO2 की मात्रा कम करने के लिए, यानी विश्व एक संगठन बना था क्योटो प्रोटोकॉल। उसमें ये कहा गया था कि हम विश्व में जो हमारी CO2 गैस की मात्रा बढ़ रही है देशों पर, उसमें एक नियम बनाया गया था कि इस पर हम कंट्रोल पाएंगे, जो कि हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक भाग है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की। ये हल्की गैस है और ये लगभग 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन गैस की बात करते हैं। ओजोन गैस यानी कि O2 ऑक्सीजन, इसमें 2 अणु ऑक्सीजन के होते हैं। उसके बाद सनलाइट की मिलती है, उसके बाद बनती है हमारी O3, इसे हम ओजोन कहते हैं। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ये ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। वायुमंडल की ऊंचाई पर अति न्यून मात्रा में पाई जाती है। ये समताप मंडल में पाई जाती है निचले स्तर पर। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा का काम करती है। क्यों सुरक्षा का काम कैसे करती है, क्योंकि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उन्हें अवशोषित कर लेती है। अगर वो किरणें हमारी ओजोन लेयर ना हो, अगर ओजोन परत ना होती तो हमारा क्या होता, इसके हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है हमारी अर्थ पर जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके लिए। जलवाष्प की बात करते हैं हम थोड़ा। वाटर वेपर, जलवाष्प ये सर्वाधिक जलवायु का प्रभावित करता है। क्यों, क्योंकि जलवाष्प का मतलब ये होता है जो हमारी वायु के पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें कुछ आर्द्रता पाई जाती है, नमी हम कह सकते हैं।
यानी कह सकते हैं पानी की मात्रा हमारी वायु में वो हमारी क्या होती है, जलवाष्प होती है। तो जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ जलवाष्प कैसी होती है, हमारी ज़्यादा होती है। तापमान ज़्यादा होगा तो जलवाष्प कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और वहाँ वर्षा कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ये होता है हमारा इक्वेटर पर। जहाँ तापमान कम होगा, वाटर वेपर कम होगी, तो वहाँ वर्षा भी कम होगी। ऐसा होता है हमारा ध्रुवों पर। जलवायु सर्वाधिक प्रभावित करता है हमारा जलवाष्प। ऊंचाई बढ़ने पर जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प की मात्रा घटेगी। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्य तप को कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर विकिरण ऊष्मा को संजोए रखता है, यानी कि एक कम्बल का काम करता है पृथ्वी की चारों तरफ के लिए, और ये वर्षा कराने में सहायक होता है। अब वर्षा कराने में सहायक कैसे होगा, देखिए आर्द्रता होती है। आर्द्रता में हमारे धूलकण पाए जाते हैं। जो धूलकण ये पाए जाते हैं जी, धूलकण होते हैं। आर्द्रता होगी हमारे वायुमंडल में, तो ये संघनन का काम करते हैं। जब संघनन होगा तो क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। बादल बनने के बाद जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी, और ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान हमारा कम होगा। जब तापमान कम होगा तो फिर क्या होगी, वह बादलों की संघनन होने के बाद बादल में आर्द्रता ज़्यादा होगी। तो बादलों की अपनी एक सीमा होती है जब तक वो पानी को रोक पाते हैं। जब वो पानी को नहीं रोक पाते हैं तो वर्षा होती है। मान लीजिए माउंटेन है, यह जलवाष्प की मात्रा हुई है, बादल बने, ऊपर जाएंगे पर्वत के सहारे बादल, तो क्या होगा, ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान घटेगा। तो यहाँ जाने के बाद ये संघनन के लिए ज़्यादा होती है। तापमान कम होने के बाद जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एक सीमा होती है बादलों की, उस समय जब तक वो रह सकते हैं उस पानी के लिए। तो ये पानी बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, इसे वर्षा कहते हैं। लेकिन पर्वत की दूसरी साइड वर्षा नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ऊपर जाकर बादल नीचे उतरेंगे। जब नीचे उतरेंगे तापमान कम होगा, संघनन कम होगा, तो यह वर्षा नहीं होती है। ऐसा होता है हमारे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो ये जलवाष्प जो होता है हमारा वाटर वेपर, ये जलवायु को सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित करता है। ऊंचाई बढ़ने पर जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तापमान घटेगा तो जलवाष्प की मात्रा घटती है। तापमान ज़्यादा हो, जलवाष्प की मात्रा कैसी होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी कौन सा है, हमारा जलवाष्प। आगे देखते हैं। देखिए धूलकण, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वायुमंडल का। धूलकण प्राय वायुमंडल की निचली परतों में पाए जाते हैं। क्षोभमंडल में ज़्यादा पाया जाएगा ये। उसके बाद इसका काम क्या होता है, ये आर्द्रता ग्राही हैं। हम इसे वायुमंडल का नाभिक भी कह सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में परिभाषा है। वायुमंडल का नाभिक किसे कहते हैं, तो हम धूलकण कहते हैं। ये धूलकण को क्या होता है, संघनन की क्रिया करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कुछ दिन पहले। उसके बाद सूर्य, जो धूलकण होते हैं ये सूर्य किरणों क्या करते हैं, फैला देते हैं, यानी परावर्तित करते हैं। इसके कारण आकाश कैसे दिखाई देता है हमें, नीला। और धूलकणों की उपस्थिति के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश में लाल और नारंगी रंग के प्रकाश धूलकणों की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। क्योंकि हमारे प्रकाश आता सन से, मान लीजिए सन है, सन से हमारे प्रकाश आता है, फोटोन के रूप में आता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो इन फोटोन को जो हमारे धूलकण, ये हमारे लगभग यहाँ कण जो होते हैं वायुमंडल में, इन पर एक जो हमारे फोटोन टकराते हैं, टकराने पर क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग मतलब फैलाव होगा। तो ये काम हमारे किसके कारण होता है, धूलकण के कारण। ठीक है, देखिए वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। नंबर 1 क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। देखिए समतापमंडल कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, इसका नाम याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए वायुमंडल में हम पहले बात करते हैं क्षोभमंडल की। ये वायुमंडल है हमारा। इसमें 2 कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। देखिए ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और हमारे इक्वेटर पर 18 किलोमीटर वायुमंडल क्षोभमंडल सीमा पाई जाती है। और समतापमंडल पाया था हमारा 18 से 50। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि समतापमंडल की ऊंचाई कहाँ कम है, तो इक्वेटर पर। और समतापमंडल की ऊंचाई अधिकतम कहाँ पे, हमारी पोल पर, क्योंकि इनका अंतर हुआ है 42 किलोमीटर, यहाँ पे हुआ मात्र 32 किलोमीटर। उसका मध्यमंडल 50 से 80, 80 से 400 तक। आयनमंडल, आयनमंडल में हमारे दूरसंचार परावर्तन तरंगें पाई जाती हैं, वेव। और बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। देखिए क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, समतापमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, और मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, यानी लगभग -100 डिग्री से कम हो जाता है यहाँ पर तापमान।
इसका रीज़न मैं बताऊंगा अभी आपको। आयनमंडल ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है और वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है, क्योंकि गैसों का एक्सपेक्शन ज़्यादा होता है, फैलाव ज़्यादा होता है गैसों का। अणु दूर दूर हो जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है। देखिए अब बात करते हैं हम वायुमंडल में तापमान कम और ज़्यादा कैसे होता है। देखिए वायुमंडल है, यहाँ मान लीजिए अणु पास पास हैं इसमें, और ये थोड़ा ऊंचाई पर अणु दूर दूर हैं, तो तापमान कहाँ ज़्यादा होगा, ऊंचाई पे जाने के बाद। तो जैसे ही तापमान बढ़ता है तो अणुओं में गति पैदा होती है। जब गति पैदा होगी तो यहाँ पे इनका क्या होगा, फैलाव होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तापमान ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। उसमें क्षोभ मंडल में, समता मंडल में इसका उल्टा होता है, अपोजिट। इसे कहते हैं नॉर्मल ह्रास दर, यानी सामान्य तापमान ह्रास दर। यानी 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान कितना कम होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम बात करते हैं समताप मंडल की। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइट बढ़ने के बाद तापमान कैसा होता है, बढ़ता है। तापमान क्यों बढ़ता है, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर पाने के बाद जो हमारी पराबैंगनी तरंग आती है सनलाइट से, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है, तो यहाँ का तापमान बढ़ता है। उसके बाद हम चलते हैं मध्यमंडल में। देखिए मध्यमंडल में सनलाइट सीधी आती है, वहाँ गैसों का एस्पेक्शन क्या होता है, बहुत फैलाव ज़्यादा होता है, तो अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो गर्म नहीं हो पाते हैं वो, इसलिए वहाँ तापमान क्या होता है, कम हो जाए मध्यमंडल में। उसके बाद हम आयनमंडल में जाएंगे, वहाँ गैसों का आयनीकरण होता है, वहाँ लेयर बनती हैं आयनमंडल में, ठीक है। दूरसंचार की कर्ण प्रभावित होने के बाद आती हैं, तो इससे हम आयनमंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के बाद बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम बाह्यमंडल में पहुँचेंगे तो फिर गैसों का फैलाव ज़्यादा होता है, तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। बात करते हैं हम क्षोभ मंडल की। देखिए क्षोभ मंडल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये वायुमंडल सबसे निचली परत है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही। समय धाराएं चलती हैं कहाँ पर, क्षोभ मंडल में। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है, ये हम बता चुके हैं पहले। उसका हिस्सा सामान्य ह्रास दर कहते हैं, यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान कितना कम होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें संवहनी धाराओं की उपस्थिति के कारण यहाँ अक्षांश पर क्षोभ सीमा, यानी सब क्षोभ मंडल पर ऊंची सीमा, बाहरी सीमा क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा। वायुमंडल में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं, वर्षा, आंधी, तूफान सब क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ सीमा लगभग 1.5 किलोमीटर की मोटी अस्थायी परत है, क्योंकि इसका परिवर्तन मतलब इसका जो स्थायी प्रवृत्ति की नहीं है, लेकिन चेंज होती रहती है तापमान बढ़ने पर। तापमान का गिरना बंद हो जाता है, वहाँ क्षोभ सीमा, वहाँ समय धाराएं चलती हैं हमारी क्षोभ सीमा पर। देखिए समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फीयर बहुत एग्जाम पूछा जाता है कि स्ट्रेटोस्फीयर कौन सा मंडल है। इस परत में क्षोभ सीमा से ऊपर शुरू होती है, ये 50 किमी ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर ज़्यादा होती है। बता चुका हूँ आपको, इसका कारण क्या है कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल के केवल 8 किमी ऊंचाई पाई जाती है और ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और हमारी इक्वेटर पर 18 किलोमीटर। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि ओजोन गैस के कारण होती है। समताप मंडल में वायु कैसे चलती है, क्षैतिज न कि हॉरिजेंटल, और यहाँ पर वायुयान सबसे ज़्यादा उड़ाए जा सकते हैं। इसमें मौसमी घटना नहीं होती हैं, शांत वातावरण रहता है, इसलिए वायुयान के लिए बहुत ही स्थायी प्रवृत्ति का मंडल है। समताप मंडल में यह मंडल बाहरी सीमा और ओजोन लेयर अधिकतर मात्रा में पाई जाती है, यानी ओजोन का अत्यधिक मात्रा में कहाँ पाई है, समताप मंडल में। मध्यमंडल, देखिए मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, यहाँ उल्कापिंड की घटनाएं होती हैं, यानी उल्कापिंड की घटना कहाँ पर होती हैं, मध्यमंडल में। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घट जाता है। आयनमंडल लगभग 400 किमी की ऊंचाई पर पाया जाता है ये, और इसमें लेयर पाई जाती हैं, यहाँ से हमारी गैसों का आयनीकरण होने का कुछ लेयर बनती हैं, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। देखिए आयनमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है। आयन में 4 छोटी छोटी परतें पाई जाती हैं। डी लेयर ये लगभग 60 किलोमीटर पर पाई जाती है। यहाँ रेडियो तरंग जो होती हैं, दीर्घ तरंग भी होती हैं, तरंग दैर्ध्य वाली, वो परावर्तित होती हैं। ई लेयर में
रेडियो तरंगों की मध्यम जो तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें होती हैं वो परावर्तित होती हैं, और ई लेयर में रेडियो तरंगों की लघु तरंग दैर्घ्य वाली तरंग जो होती हैं वो परावर्तित होती हैं। उसका जी लेयर में ये इस परत में रेडियो तरंगें जो होती हैं वो परावर्तित होती हैं। देखिए संचार उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? हमारी आयन मंडल में। यानी कि यहाँ पर ये होता है कि जो लेयर हमारी तरंगें आयन मंडल में जाने के बाद परावर्तित होती हैं, इससे हमारे रेडियो टेलीविज़न संचार उपग्रह चलते हैं वो सब हमारे आयन मंडल के में चलते हैं, क्योंकि वो वेव परावर्तित होकर, जैसे कि आवृत्ति मेंडुला, आवृत्ति रेडियो, ये सब आते हैं वायुमंडल एक्सोस्फीयर। देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, इसमें यहाँ वायु विरल हो जाती है, धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। यहाँ हाइड्रोजन हीलियम गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ये सबसे हल्की गैस हैं, और इस मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है संचार उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो हमारे आयन मंडल में। और कृत्रिम उपग्रह कहाँ सैटेलाइट लॉन्च करे जाते हैं? वो हमारे वायुमंडल में। तो दोस्तों ये वीडियो वायुमंडल का, और इसमें जो भी कमी रही हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।